कहते हैं घर में कुछ नियम हो तो घर व्यवस्थित रहता है, लेकिन जब नियम बनाने वालों को नियमों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाए तो घर और स्कूल में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। गोवर्धन जी रिटायर्ड शिक्षक थे और उन्हें अपने परिवार के अनुशासन पर इतना गर्व था कि मोहल्ले में कोई पूछे बिना भी वो अपने घर के नियम बताना शुरू कर देते थे। सुबह का समय था। 5 बज गए, उठ जाओ सब लोग। सुबह का समय निकल रहा है और तुम लोग ऐसे सो रहे हो जैसे आज कोई काम ही नहीं है। अरे जी 5 की तो बजे हैं, अभी तो बाहर कितना अंधेरा है। यही तो दिक्कत है कमला, हमारे घर में सूरज से पहले लोग उठेंगे नहीं तो फिर डिसिप्लिन किस बात का हुआ। सूरज से पहले उठने से सूरज जल्दी निकलता है क्या? तुम मजाक मत करो, चलो उठो और बाकी सबको भी उठाओ। मैं तो उठ गई, लेकिन बहुओं को आज सोने दीजिए, कल रात दोनों ने देर तक काम किया है। नहीं नहीं नहीं, घर का नियम किसी के लिए नहीं बदलता। नियम नहीं बदलता, लेकिन इंसान जरूर बदल जाता है। मैं तो आज ही बूढ़ी हो गई आपकी घंटी सुनते सुनते। क्या कहो तुमने? कुछ नहीं, चाय बना देती हूँ मैं। कमला देवी जानती थी कि 5 बजे की घंटी से बहस करने का मतलब था अपनी नींद के साथ साथ अपना सुबह का मूड भी खराब करना, इसलिए उन्होंने चुपचाप उठना ही बेहतर समझा। कमरे के बाहर रमेश उठ गया? जी पापा उठ गया। दिनेश? जी पापा मैं भी उठ गया। रिया? दादाजी मैं उठ गई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक सो रही है। मेरी तो रूह तक ये घंटी पहुंच जाती है। बहुत मजाक सूझ रहा है ना दोनों को। 5 बजे उठना शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। पापा जी चाय बना दूं? पहले सब लोग बाहर आओ, 10 मिनट प्राणायाम होगा, उसके बाद चाय। पापा जी चाय से पहले प्राणायाम करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तो फिर चाय की बात कर लेते हैं, तब तक प्राण भी आ जाएंगे और आयाम भी समझ में आ जाएगा। पूजा आज तू गई काम से? गोवर्धन जी के घर में सुबह 5 बजे उठना ही पहला नियम था। इसके बाद प्राणायाम, टहलना, अखबार पढ़ना, नाश्ता और फिर सब अपने अपने काम पर लग जाते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती थी, क्योंकि गोवर्धन जी की दूसरी घंटी भी थी शाम के 5 बजे। टन! हे भगवान, फिर बज गई। सुबह वाली घंटी तो जैसे तैसे सह ली थी, अब ये शाम वाली किस बात की है? शाम 5 बजे वाली घंटी का मतलब क्या है? अब शुरू होगा पापा का दूसरा सेशन। मतलब? जो काम सुबह नहीं हुआ उसका हिसाब शाम 5 बजे होगा। तो ये घंटी नहीं, नोटिस बोर्ड है। 5 बजे घंटी बजती ही गोवर्धन जी कुर्सी लेकर आंगन में बैठ जाते और पूरे परिवार को एक एक करके बुलाते। उन्हें लगता था कि शाम का समय परिवार के साथ बैठने और दिन भर के काम का हिसाब लेने के लिए सबसे अच्छा होता है। रमेश, आज ऑफिस से कितने बजे आए? पापा अभी 5 मिनट पहले ही आया हूँ। समय की पाबंदी सीखो। घर में 5 बजे घंटी बजती है और तुम 5:05 पर आए हो। पापा मैं ऑफिस से आया हूँ, टाइम मशीन से नहीं। भैया की बात में दम तो है। तुम दोनों भाई मुझे समझाने की कोशिश मत करो। पापा जी आज मैंने सुबह का सारा काम समय पर कर दिया था। अच्छा, लेकिन रसोई की ऊपर वाली शेल्फ अभी भी साफ नहीं हुई। पापा जी वो कल कर दूंगी। कल पर काम छोड़ना हमारी परंपरा नहीं है। पापा जी आपकी परंपरा में आराम नाम की भी कोई चीज है या वो भी कल करना है? पूजा चुप कर, तेरे ससुर जी सुन रहा है। घर में हर काम समय पर होना चाहिए, तभी परिवार की पहचान बनती है। गोवर्धन जी को अपने इस अनुशासन पर इतना गर्व था कि उन्हें लगता था कि उनका परिवार बाकी परिवारों से कई कदम आगे है, और यही बात वो हर आने जाने वाले इंसान को बताते रहते थे। उसी समय एक मेहमान घर आते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए, आपको हमारे घर का डिसिप्लिन देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी शुरू मत हो जाइएगा जी, उन्हें अंदर तो आने दीजिए कम से कम। क्यों नहीं? सुबह 5 बजे घंटी बजती है, शाम 5 बजे घंटी बजती है। सब समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं। यही तो मेरी पूंजी है, क्यों ना बताऊं सबको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप भी अपने घर में ऐसा नियम बनाइए। जी जरूर। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 8 बजे। 8 बजे? फिर तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। खराब कर दी है आपने अपनी जिंदगी। पापा बस कीजिए ना, मेहमान अभी आए हैं और आप उनकी पूरी नींद का इतिहास निकाल रहे हैं। अरे आप लोग बैठिए ना, पापा को थोड़ा मजाक करने की आदत है बस।
गोवर्धन जी के घर में सुबह और शाम 5 बजे बजने वाली घंटी अब परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। घर में कोई भी काम हो, कोई भी मौसम हो, 5 बजे की घंटी अपने समय पर बजती थी और उसके साथ गोवर्धन जी का अनुशासन भी शुरू हो जाता था। अगले दिन सुबह 5 बजे टन! हे भगवान, आज तो मैंने सपना देखा था कि पापा जी घंटी बजाना भूल गए हैं। मैंने भी सपना देखा था कि हम 10 बजे तक सो रहे हैं। पता नहीं ये सपना सच कब होगा, लेकिन लगता है सपना सपना ही रह जाएगा। चलो, पापा बुला रहे हैं। बाहर आ जाओ दोनों, 5 बज गए। और ये रिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादाजी, लेकिन मेरी आंखें ना अभी भी बिस्तर पर है। ये सब तुम्हारे मोबाइल की वजह से है। रात को समय पर फोन रख दिया करो, समझी? दादाजी मैं तो रात को 10 बजे ही सो गई थी। तो फिर सुबह 5 बजे उठने में क्या दिक्कत है? दादाजी सोने में दिक्कत नहीं है, उठने में। पापा, इसका जवाब तो सही है। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक बनाते रहो, लेकिन याद रखना, अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है। जी, जीवन अधूरा है, लेकिन नींद पूरी हो तो इंसान खुश रहता है। कमला, तुम भी शुरू मत हो जाओ। मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ जी। घंटे से बचने का यही एक तो तरीका है। घर के हर सदस्य ने गोवर्धन जी की आदतों के साथ समझौता कर लिया था। कोई उन्हें सामने से कुछ नहीं कहता था, लेकिन 5 बजे की घंटी सुनते ही सबके चेहरे पर एक जैसी मायूसी जरूर आ जाती थी। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आते हैं। अरे गोवर्धन जी, आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है। कहते हैं आपका परिवार बहुत डिसिप्लिन्ड है। अरे भाई, हमने कभी किसी को बिगड़ने ही नहीं दिया। सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं और शाम 5 बजे सब अपने काम से वापस आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कोई बहु देर तक नहीं सोती, कोई बेटा काम से जी नहीं चुराता और बच्चे भी समय के पक्के हैं। सच में बहुत अच्छा परिवार है। ये तो इतिहास के पन्नों में लिखने जैसा है। बिल्कुल। इतिहास में तो हिटलर का नाम भी आना चाहिए इस घर के। लेकिन कमला, कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं जी, बस मेहमान के सामने आपकी तारीफ सुनकर खुशी हो रही है। कमला देवी की मुस्कान के पीछे कितने सालों की कहानी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। शादी के बाद से उन्होंने कितनी बार अपनी इच्छा छोड़ी, कितनी बार किसी काम को बाद के लिए रखा और कितनी बार 5 बजे की घंटी सुनकर अपनी नींद को अलविदा कहा। इसका हिसाब उन्होंने कभी नहीं रखा था। शाम के 5 बजे टन! सब लोग आ जाओ। अभी तो मैं बैठी थी। बैठना बाद में, पहले ये बताओ, आज सुबह जो कपड़े धुले थे वो अभी तक छत पर क्यों है? पापा जी, धूप कम थी। धूप कम थी तो तुमने कपड़े पहले क्यों नहीं डाले? पापा जी, 5 बजे वाली घंटी से पहले भी तो मेरी जिंदगी में कुछ काम होते हैं। पूजा, क्या? सच तो बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आज से कपड़े सुखाने का समय भी तय कर देते हैं। पापा रहने दीजिए ना, वरना कल से कपड़े भी 5 बजे घंटी सुनकर ही सूखेंगे। धीरे धीरे घर में सबको लगने लगा था कि गोवर्धन जी ने जिंदगी के हर हिस्से के लिए एक नियम बना रखा है। कब उठना है, कब खाना है, कब बाहर जाना है, कब घर लौटना है और कब आराम करना है, सब कुछ तय था। पापा जी, कल मेरी सहेली घर आने वाली है। कितने बजे? दोपहर में। ठीक है, लेकिन शाम 5 बजे तक उसे विदा कर देना। कौन मेहमान के जाने का वक्त तय कर देता है, पहले बताओ आप। पापा जी, मेरी सहेली भी अगले हफ्ते आने वाली है। वो भी 5 बजे से पहले चली जाए। लेकिन पापा जी, अगर वो 5 बजे के बाद गई तो फिर उसे अगले दिन भेज देना। ऐसे तो वो दूसरी बार हमारे घर आएगी नहीं पापा जी। सब हंसने लगता है। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बस सोच रहा था अगर मेहमान भी आपके घर के नियम मानने लगे तो हमारा परिवार सच में इतिहास बन जाएगा। उस रात भी सब सोने चले गए। कमला देवी चुपचाप रसोई समेट रही थी और गोवर्धन जी अगले दिन की सुबह की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी घंटी साफ की, उसे टेबल पर रखा और संतुष्ट होकर सो गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये 5 बजे की घंटी अभी कितने दिनों तक बजने वाली है, क्योंकि जिंदगी कभी कभी इंसान को उसकी सबसे प्यारी चीज से ही सबक सिखाती है। उस दिन शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और सबने पूरी कोशिश की, लेकिन रात होते होते गोवर्धन जी इस दुनिया से चले गए। भगवान जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अभी तो मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी। पता नहीं अब घर में अनुशासन कौन रखेगा। तुम्हें अपने परिवार की बहुत चिंता है? बिल्कुल है भगवान जी, मेरे परिवार जैसा डिसिप्लिन्ड परिवार आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर एक बार नीचे देख लेते हैं,
कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार आखिर कैसे जी रहा है। भगवान जी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, सामने धरती का दृश्य दिखाई देने लगा। गोवर्धन जी ने देखा कि उनका पूरा परिवार घर में बैठा हुआ था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आज सुबह से घर में एक भी घंटी नहीं बजी थी। मम्मी, आज 5 बज गए हैं और किसी ने हमें उठाया नहीं। अरे चुपचाप सो जाओ, कहीं पापा जी वापस आकर घंटी ना बजा दे। भगवान न करे ऐसा हो, मेरी तो भी नींद पूरी हो रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं 5:10 पर भी बिस्तर पर हूँ। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे रविवार सच में रविवार होता है। और मुझे पहली बार शाम 5 बजे उठकर चाय पीने का मौका मिला है। तुम लोग चाय पियो, मैं भी आज बिना किसी काम की चिंता के तुम्हारे साथ बैठूंगी। ये क्या हो रहा है भगवान जी? जो तुम देख रहे हो वही हो रहा है। लेकिन ये लोग इतना खुश क्या है? क्योंकि आज 5 बजे की घंटी नहीं बजी और कोई आज उनका सुकून छीनने के लिए नहीं था। तो आज पहली बार इस घर में किसी को ये चिंता नहीं है कि 5 बजे क्या करना है। लेकिन ये तो अनुशासन था मेरा। अनुशासन था या तुम्हारी आदत? दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अनुशासन इंसान को बेहतर बनाता है, लेकिन ऐसा नियम जो इंसान को अपनी मर्जी से जीने तक ना दे, वो अनुशासन नहीं, बोझ बन जाता है। गोवर्धन जी चुप हो गए, लेकिन तभी नीचे से उनकी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो पति के जाने के बाद इस तरह आजाद थी जैसे कोई पंछी को आसमान मिल जाता है। आज सोच रही हूँ अपनी बहन को फोन करूं, कितने दिनों से उससे आराम से बात ही नहीं हुई। मम्मी जी, आप आराम से बात कीजिए, आज कोई 5 बजे वाली मीटिंग नहीं है। हाँ बहू, आज मन कर रहा है थोड़ी देर अपने मन की ही कर लो। कमला भी खुश है। वो भी खुश है। मतलब मेरी पत्नी भी मेरी घंटी से परेशान थी। तुमने कभी पूछा ही नहीं। लेकिन मैंने तो सबके अच्छे के लिए तो सोचा था। यही तो तुम्हारी गलती थी। तुमने सबके लिए सोचा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं। गोवर्धन जी पहली बार अपनी जिंदगी को दूसरी तरफ से देख रहे थे। उन्हें याद आया कि कितनी बार कमला देवी अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा था शाम 5 बजे घर का समय होता है। कितनी बार बहुओं ने आराम करना चाहा, लेकिन उन्होंने घंटी बजा दी। कितनी बार बेटे ऑफिस से थके हुए आए, लेकिन उन्होंने उन्हें भी काम की सूची पकड़ा दी। भगवान जी, क्या मैंने सच में सबको इतना परेशान किया? खुद देख लो, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ बालक। भैया, आज क्या खाएंगे? अरे जो मन करेगा बनवा लेंगे। मैं तो आज पकोड़े बनवाऊंगी और मैं छत पर जाकर गाने सुनूंगी। मैं भी ना आज थोड़ी देर सो जाऊंगी और मैं अपनी बहन से 2 घंटे फोन पर बात करूंगी। भगवान जी, ये तो मेरी गैर मौजूदगी में पूरा परिवार अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई मुझे याद तक नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि जिंदगी किसी घंटे के हिसाब से नहीं चलती। लेकिन भगवान जी, मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं सब बदल दूंगा। पक्का? जी जी, बिल्कुल पक्का भगवान जी। फिर जाओ। हैं? सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अब घर में 5 बजे की घंटी नहीं बजेगी। लेकिन फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि 5 बज गए? घड़ी है उनके पास। लेकिन बालक, मुझे नहीं लगता कि तुम सुधरने वाले हो। चलो, मैं तुम्हें नरक में ही डालता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया भगवान जी, मैं समझ गया, एक मौका दे दीजिए। अरे भगवान जी सुनिए तो। तभी अचानक गोवर्धन जी की आंख खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि वो एक सपना देख रहे थे। गोवर्धन जी ने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में थे। सामने उनकी वही पुरानी घंटी रखी थी और घड़ी में 4:59 हो रहे थे। अरे कैसा भयानक सपना था ये, बाप रे। क्या हुआ जी, इतनी घबराई हुई आवाज में क्यों बोल रहे हैं? कमला, आज 5 बजने वाला है। हाँ तो? आज कोई नहीं उठेगा। क्या? मैंने कहा आज 5 बजे घंटी नहीं बजेगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहली बार सही हुई है। मेरी तबीयत अच्छी है, चुपचाप सब सो जाओ। चलो। इनको क्या हो गया आज? घड़ी में 5 बज गए। गोवर्धन जी ने घंटी की तरफ देखा, उसे हाथ में उठाया और कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उसे वापस टेबल पर रख दिया। सोने दो सबको, जिसे जब उठना होगा उठ जाएगा। आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? नहीं, बस मेरी अकल थोड़ी सी सीधी हुई है। लगता है रात को कोई अच्छा सपना देखा है। हाँ, बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सपना देखा है। कुछ देर बाद, पापा आज घंटी नहीं बजी? आज के बाद बजेगी भी नहीं। सच में? हाँ। दादाजी, आपको क्या हुआ अचानक?
कुछ नहीं बेटा, बस समझ में आ गया कि घर में लोग हैं, विद्यार्थी नहीं। पापा जी, आज शाम 5 बजे भी घंटी नहीं बजेगी? नहीं बहू, अब 5 बजे अगर किसी को चाय पीनी होगी तो चाय पी लेना, आराम करना होगा तो आराम कर लेना, बाहर जाना हो तो बाहर जाना। पापा, अब सच में बदल गए या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बेटा, और अब एक नया नियम है। फिर नियम? क्या नियम है? घर में कोई ऐसा नियम नहीं होगा जो सबकी मर्जी के बिना बने। अब आए हो सही रास्ते पर। और हाँ, आज शाम 5 बजे सब मेरे साथ चाय जरूर पियेंगे। ये कैसी आजादी है जिसमें फिर 5 बजे बुला रहे हो? अरे इस बार घंटी नहीं बजाऊंगा, खुद बुलाऊंगा। पापा, हमारी जिंदगी से ये 5 बजे वाला श्राप कब जाएगा आखिर? उस दिन की बात, गोवर्धन जी के घर में 5 बजे वाली घंटी कभी नहीं बजी। हाँ, शाम 5 बजे परिवार अक्सर एक साथ बैठता था, लेकिन किसी डर से नहीं, अपनी मर्जी से। गोवर्धन जी ने आखिर सच समझ लिया था कि घर स्कूल नहीं होता और परिवार विद्यार्थी नहीं होते। अनुशासन जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। भाभी, आज मेरे ऑफिस से बहुत बड़े फॉरेन क्लाइंट्स और मेरे साथ काम करने वाली कलीग आ रहे हैं। प्लीज भाभी, आज नाश्ता एकदम लाजवाब बना दीजिएगा। पनीर के पकोड़े, बढ़िया कड़क अदरक इलायची वाली चाय और बाजार से जो वो मेवे वाले महंगे बिस्किट आते हैं ना, वो मंगवा लीजिएगा। अरे वाह रे मेरी लाड साहब देवरानी, पनीर के पकोड़े और मेवे वाले बिस्किट, तू तो ऐसे फरमाइश कर रही है जैसे तेरे कोई सोने की खदान हो। भाभी, बात पैसे की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। मैं आपको अलग से पैसे दे देती हूँ ना, आप बाजार से सामान मंगवा लीजिए। इतना कहकर प्रीति ने कुछ पैसे जिठानी सुनीता के हाथ में पकड़ा दिए। देखो तो कैसे पैसे बचा के रखे हुए महारानी ने। अभी मैं किसी काम के लिए पैसे मांग लेती ना तो यही बहाना सुनने को मिलता, भाभी मेरे पास पैसे कहाँ है। और अब अपने ऑफिस वालों के सामने झूठी शान दिखाने के लिए नोट बरस रहा है महारानी की जेब से। जब घर में शुद्ध गेहूं का आटा रखा है तो बाजार के सड़े गले बिस्किट क्यों लाना। मैं ऐसा वीआईपी नाश्ता बनाऊंगी कि तेरे वो गोरे चिट्टे क्लाइंट्स उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। मेरे हाथ की रेसिपी के आगे 5 स्टार होटल फेल है। आई बड़ी काजू बिस्किट वाली। सुनीता फटाफट काम में लग जाती है। प्रीति बेबस होकर तैयार होने चली जाती है। आधे घंटे बाद क्लाइंट्स घर पहुंचते हैं। गोदावरी जी और रामनाथ जी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। आओ आओ बेटा, बैठो। हमारी प्रीति बिटिया ने बताया था आप लोग आने वाले हैं। थैंक यू अंकल जी। प्रीति जी की तारीफ तो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि शादी के बाद भी इतने अच्छे से ऑफिस कैसे संभाल रही है। वो आप सब लोगों का इतना सपोर्ट जो है उसके पास। तभी सुनीता चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए ट्रे में नाश्ता लेकर आती है। ट्रे देखकर सबका सिर चकरा जाता है। लीजिए लीजिए सब लोग, एकदम ऑर्गेनिक और सेहतमंद नाश्ता। हमारे घर में मिलावट का काम नहीं होता। शुद्ध खाओ, तंदुरुस्त रहो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कैसी चाय है? लगता है इसमें दूध डालना भूल गया आप। अरे सेहत बनानी है तो कड़क हर्बल चाय पियो। इसमें दूध का एक कतरा भी नहीं है। शुद्ध उबला पानी, आधी चुटकी पत्ती और दालचीनी। दूध की चाय वैसे भी ना फैट बढ़ाती है। सुना तो होगा ही आप लोगों ने। सर, ये पकौड़ा थोड़ा सा अजीब नहीं है? मैंने कहा था शुद्ध देसी घी में पकोड़े तलने के लिए। भाभी, ये क्या बनाकर लाई हैं? कच्चे अंदर से कैसे खाएगा कोई इन्हें? अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये डीप फ्राई करके पकोड़े बनाने में ना आधा लीटर तेल सीधा पेट के अंदर चला जाता है। बहुत अनहेल्दी। इसलिए मैंने तवे पर शैलो फ्राई करके ये पकोड़े बनाए हैं। पहले हल्की स्टीम लगाई, फिर शैलो फ्राई से एकदम कड़क पकोड़े बनकर तैयार हो गए। प्रीति अपना सर पकड़ लेती है। सास गोदावरी देवी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्लाइंट्स जैसे तैसे चाय का एक घूंट पीते हैं और थूकने की नौबत आ जाती है। प्रीति जी, मुझे लगता है हमें ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में ही मीटिंग करनी चाहिए थी। शायद हमने सुनीता जी को काफी परेशान कर दिया। इतना कहकर दोनों क्लाइंट्स हड़बड़ी में उठकर भाग खड़े होते हैं। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी पूरी नाक कटवा दी ऑफिस वालों के सामने। बिना तेल के पकोड़े और बिना दूध की काली चाय। क्या यही बचा था? और मैंने आपको पैसे तो दिए थे ना। अरे, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। मैंने तो तेरा भला सोचा रही। तेरे पैसों की बचत की। पानी जैसा दूध 70 रुपए लीटर आता है। चाय में फूंक देती तो क्या मिलता। ये पकोड़े खा के वो कितने सेहतमंद रहते। उन्हें और तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक बात बताओ, भाग गए तो भाग जाने दे। ये ऑफिस के मुफ्त खोरों को ना ऐसे मुंह नहीं लगाते। अगर आज ज्यादा हाई फाई नाश्ता करवा देती ना तो रोज रोज सारी मीटिंग ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम के बजाय हमारे हॉल में ही होने लगती। और फिर कितने दिन काजू बादाम खिला पाते इन लोगों को।
इसलिए मैंने दिखावा करने की बजाय सीधे सीधे वही दिखा दिया जो हम है। सुनीता बहू, घर में 2-2 बहुएं कमाती है, सारे आदमी कमाते हैं, राशन से रसोई भरी पड़ी है, और तूने मेहमानों के आगे कच्चे पकौड़े परोस दिए। हमारी क्या इज्जत रह गई शहर में? माँ जी, आप भी मुझे सुना रही है? मैं तो इस घर का बजट संभालने के लिए दिन रात एक करती हूँ। अगर मैं बचत ना करूँ तो ये आपकी दोनों नौकरी पेशा बहुएं तो उड़ते पंछी की तरह सारा पैसा शॉपिंग में उड़ा देंगी। अगर मेरी बचत पूरी लगती है तो कल से आप ही संभालो रसोई। वैसे भी मैं कौन सा 4 पैसे कमा के घर में ला रही हूँ, मेरी अहमियत ही क्या है घर में? अरे यार, भाभी भी ना खुद कंजूसी करेगी और इल्जाम हमारे ऊपर। भाभी को तो कंजूसी का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, जाकर भाभी को मनाना पड़ेगा, वरना ये सब घर का काम कौन करेगा? वो तो मुंह फुलाकर चली गई, यहाँ सारी मुसीबत मेरे सर आ गिरी। यहाँ चित भी अपनी और पट भी अपनी वाली बात हो गई थी, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता। बेचारी प्रीति ने जाकर जैसे तैसे अपनी जेठानी को मनाया और सबने घर में राहत की सांस ली। बड़ी बहू जरा इधर तो आ। ले, ये ले 10,000 रुपए, रक्षाबंधन आ रहा है, अपनी ननद शीला के लिए राखी पर देने का सगुन ले आना। और प्रीति, रिया, तुम दोनों भी जाओ, अपने लिए सूट ले आना। माँ जी, आज तो मेरे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ जी, मेरी भी मीटिंग है। भाभी आप ही चली जाइए ना। अरे तुम दोनों चिंता क्यों करती हो, तुम दोनों अपना दफ्तर संभालो। घर के काम और खरीदारी में तो तुम्हारी भाभी का कोई सानी नहीं है। मैं अब भी जाकर ऐसी खरीदारी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सुनीता झोला उठाकर बाजार की तरफ निकल जाती है। रात को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी सुनीता हाथ में 2-3 सस्ते प्लास्टिक के थैले लेकर लौटती है। लो माँ जी, आ गई मैं खरीदारी करके। पूरे बाजार को छान मारा, तब जाके ऐसे ऐसे सामान ढूंढ के लाई हूँ कि आपके पैसे भी बच गए और काम भी हो गया। वाह भाभी, दिखाइए मेरा गिफ्ट कैसा है। सुनीता थैले से एक पतली सी प्लास्टिक जैसी लाल चुनरी और कांच की सस्ती लाल चूड़ियों का एक डिब्बा निकालती है। ये ले मेरी लाडली ननद, सुंदर चूड़ियां और ये चुनरी। शगुन के लिए इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। क्या भाभी, अब मेरे लिए 50 रुपए की चूड़ियां और ये पन्नी जैसी चुनरी लाई है? मैं रक्षाबंधन पर ये पहनूंगी। अरे शीला, शगुन तो शगुन होता है, चाहे 5 का हो या 5,000 का। आजकल तो पैसे में आग लगाने का फैशन हो गया है। 2,000 की तो चूड़ियां पहनकर घूम रही है आजकल की औरतें। अरे भाई, ये चूड़ियां कहाँ किसी से कम है, तू ही देख। और भाभी, हमारा सूट कहाँ है? ये देखो, सेल लगी थी, 1500 वाले सूट सिर्फ 500 में दे रहा था रेडी वाला। मैंने तो झट से खरीद लिए। सुनीता, तुम पागल हो गई हो क्या? माँ ने तुम्हें 20,000 दिए थे और तुमने ये कबाड़ खरीदा उससे? अरे बाकी के पैसे मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं। गांठ में दाम हो तो सब काम हो। कल को कोई मुसीबत आ गई तो क्या ये महंगे कपड़े रोटी देंगे? मैं तो इस घर की लक्ष्मी हूँ जो पैसे की बचत करती हूँ। हाँ, हे भगवान, बहू तूने तो मेरे बेटे का शगुन भी मार लिया। मेरे इकलौती बेटे के लिए तो 50 रुपए की चूड़ियां ले आई। माँ जी, ये क्या इल्जाम लगा दिया आपने? अगर आपको मेरी खरीदारी पसंद नहीं है तो कल से आप ही घुटनों के दर्द में बाजार के चक्कर काटिए। और सुनिए, अगर घर में किसी ने ज्यादा चिक की तो आगे से आप लोग खुद कर लेना अपने काम। इतनी धूप है, पूरा दिन बाजार में खरीदारी करे, ऊपर से इनकी बातें भी सुने। सुनीता गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। घर के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अब क्या करे, भाभी को कुछ कह भी नहीं सकते। घर का सारा खाना, सफाई, बर्तन वही तो संभालती है। अगर वो रूठ गई तो हम दोनों को नौकरी छोड़कर रसोई का काम करना पड़ेगा। सही कहा तूने। भाभी जानती है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसीलिए तो हमारी गर्दन दबा के रखी है। ऑफिस में जैसे ही प्रीति टिफिन का ढक्कन हटाती है, उसमें पीले रंग का उबला हुआ पानी तैरता हुआ दिखता है। दाल का एक दाना भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरे डिब्बे में सिर्फ उबले हुए आलू की सूखी फांके हैं, जिन पर जरा सा नमक छिड़का था। अरे प्रीति, ये दाल है या पानी? इसमें दाल ढूंढने के लिए क्या गोताखोर बुलाना पड़ेगा? और ये सब्जी, इसमें मटर कहाँ है? आलू मटर की सब्जी में तो सिर्फ आलू के छिलके दिख रहे हैं। नेहा, वो मेरी भाभी ना थोड़ा आयुर्वेद पर ध्यान देती है ना। ज्यादा गाढ़ी दाल से पेट भारी हो जाता है और तेल मसाले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। प्रीति चुपचाप अपना टिफिन बंद कर देती है और रोने जैसी हो जाती है। शाम को जब वो घर लौटती है तो गुस्से में रसोई में जाती है, जहाँ सुनीता चाय की पत्ती छान कर दोबारा सुखा रही थी। भाभी, ये क्या तरीका है? आज फिर ऑफिस में सबने मेरे टिफिन का मजाक उड़ाया। पानी वाली दाल और बिना तेल मसाले के आलू। हम हर महीने घर खर्च के लिए 30,000 रुपए देते, फिर भी ऐसा खाना। अरे प्रीति, तुझे क्या पता, बाजार में दाल 180 रुपए किलो बिक रही है। अगर मैं दाल गाढ़ी बनाऊंगी तो एक ही दिन में 1 किलो दाल चट हो जाएगी।
अरे थोड़ा खाए सुखी रहाए। लेकिन भाभी हम अपनी कमाई का पैसा देते हैं ना, फिर हमें पेट भर के अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता? सुनो, तुम दोनों महारानियों पैसे की तो बात ही मत करना। तुम्हारे दिए पैसे मैं अपनी तिजोरी में नहीं रखती, तुम लोग माँ जी के हाथ में देती हो। और मेरी जो दिन भर की मेहनत है ना, रसोई में जलना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, उसका कोई मोल है क्या? अगर ज्यादा ऐठ है तो कल से अपने लिए अलग कुक रख लो या खुद खाना बना के ऑफिस जाओ। एक तो करके दो, ऊपर से सुनो भीम की। सुनीता की कड़क आवाज सुनकर दोनों देवरानियां चुप हो जाती हैं। वे जानती थी अगर सुनीता ने हाथ खड़े कर दिए तो घर का सारा काम उनके सिर पर आ जाएगा। छोड़ रिया, दीवार से सिर फोड़ने से अपना ही सिर फुटता है, भाभी का कुछ नहीं हो सकता। दिन बीतते गए, लेकिन सुनीता की कंजूसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके घर उनकी दूर की मौसी और उनका 20 साल का पोता आया था। भारतीय परंपरा में घर आए मेहमानों को विदाई में शगुन का लिफाफा या पैसे देना इज्जत की बात मानी जाती है। मौसी जी जाने के लिए खड़ी थी। गोदावरी जी अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और मौसी जी के पोते गोलू को देने लगती है। अरे वाह गोलू बेटा, ये पैसे रख ले, अपने लिए कोई बुक खरीद लेना। तभी सुनीता चील की तरह झपटती है और गोदावरी जी का हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। अरे अरे रे माँ जी, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? 1000 रुपए, इतने की कौन सी बुक आती है? इतने पैसे दोगी तो ये दोस्तों संग जाकर पार्टी करेगा, और हम किसी के बेटे को बिगाड़ने का श्रेय थोड़ी ना ले सकते हैं। अरे सुनीता बहू, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मैं अपने पोते को शगुन दे रही हूँ। मम्मी जी, किताबें तो पहले ही दिलवा दी होगी ना इसके पापा ने। आप ऐसे अचानक से पैसे देंगे तो वो दाएं बाएं ही खर्च होंगे। ये लो, मम्मी की तरफ से पेन ले लेना है और खूब मन लगाकर पढ़ना। गोदावरी बहन, तेरी बहू ने तो हमारी औकात ही दिखा दी। 10 रुपए का शगुन, इससे तो अच्छा तुम हमें धक्का देके निकाल देती। चलो गोलू। इतना कहकर मौसी जी पैर पटकती हुई गोलू को लेकर चली जाती है। गोदावरी जी का सिर शर्म से झुक जाता है। सुनीता, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तूने रिश्तेदारियों में मेरी नाक कटवा दी, 1000 छीन के 10 रुपए थमा दिए। अरे मौसी, अब पूरे खानदान में मेरी थू थू करेगी। माँ जी, रिश्तेदारों का क्या है, कितना भी करोगी तो बुराई ही करेंगे। और आज 1000 दोगी, कल वो 2000 की उम्मीद करेंगे। पैसा पानी की तरह बहाने से घर नहीं चलते। मैंने तो आज आपके घर की लाज बचा ली है। सास को बुरा तो बहुत लगा, पर वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी सुनीता से, क्योंकि फिर घर कौन संभालता। खैर, अब आया रक्षाबंधन का दिन। सुनीता अपने मायके पहुंचती है। ससुराल में तो उसने अपनी कंजूसी का डंका बजा ही रखा था, लेकिन अब मायके वाले उसकी यह आदत देखने वाले थे। सुनीता बड़े ठाठ से अपने भाई के सामने बैठती है, भाई की कलाई पर राखी बांधती है। ले भैया, राखी बांध दी, अब मुंह मीठा कर। सुनीता अपने थैले से एक प्लास्टिक का डिब्बा निकालती है। उसमें मिठाई की जगह सादी सफेद चीनी भरी हुई थी। वो एक चम्मच चीनी निकालकर अपने भाई के मुंह में ठूसने लगती है। अरे सुनीता, ये क्या मिठाई का है? तू चीनी खिला रही है? अरे भैया, बाजार की मिठाइयों में खाने लायक कुछ है ही नहीं। खोया नकली आता है, चीनी तो सबसे शुद्ध होती है ना, चीनी से ही तो मिठाई बनती है। और जब मूल चीज घर में है तो मिलावटी मिठाइयों पर 400 रुपए खर्च करने का तुक क्या है, बताओ जरा। तभी सुनीता की नजर टेबल पर रखे एक बहुत ही खूबसूरत शाही काजू कतली के डिब्बे पर पड़ती है, जो संगीता सुनीता की भाभी के मायके से आया था। वाह, कितना शानदार डिब्बा है। अगर इसकी फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दूं तो सब समझेंगे सुनीता अपने भाई के लिए 1000 की काजू कतली ले गई है। सुनीता झट से अपना स्मार्टफोन निकालती है, काजू कतली के डिब्बे को अपने भाई के मुंह के पास लाती है और फोटो खींचने का नाटक करती है। भैया जरा मुस्कुराओ, एक पोज दो ना काजू कतली के साथ। खाना मत बस मुंह के पास रखो। संगीता भाभी कोने में खड़ी सब देख रही थी। वो सुनीता की चालाकी भांप जाती है। वाह दीदी वाह, आपकी कंजूसी का तो कोई जवाब नहीं। भाई को खिलाए 20 रुपए की चीनी और फोटो खिंचा रही है मेरी काजू कतली के साथ। अरे संगीता भाभी, जितना मुंह उतनी बात। तुम क्या समझोगी, मैं तो अपने भाई की सेहत का ध्यान रख रही हूँ। अच्छा दीदी, सेहत का ध्यान रखिए। आज आपकी इस कंजूसी का भूत मैं ही उतारती हूँ। लोहे को लोहा ही काटता है। संगीता अंदर जाती है और एक बहुत बड़ा सुंदर गिफ्ट पैक लेकर आती है। ऊपर बहुत महंगी बनारसी साड़ी की फोटो लगी थी। दीदी जी, आप हमारी ननद है। रक्षाबंधन पर हम आपके लिए ये 15,000 की असली बनारसी रेशमी साड़ी लाए हैं। देखिए कितनी सुंदर है ना। अरे वाह संगीता भाभी, 15,000 की बनारसी साड़ी सच में है। अरे रुकिए दीदी, पहले फोटो तो खिंचवाने दीजिए।
संगीता अपना फोन निकालती है और सुनीता के हाथ में डिब्बा थमाकर 10-12 फोटो खींचती है। वाह दीदी, क्या लग रही हैं आप। पर जैसी सुनीता डिब्बा अपने थैले में रखने लगती है, संगीता झटके से डिब्बा सुनीता के हाथ से छीन लेती है और उसकी जगह एक पुरानी फटी हुई 20 रुपए की कॉटन की थैली थमा देती है। अरे भाभी, ये क्या बदतमीजी है? साड़ी का डिब्बा क्यों छीन लिया? और ये फटी थैली क्यों दे रही हो मुझे? अरे दीदी, जैसे को तैसा, आपने काजू कतली की फोटो खिंचवाई, खाया नहीं ना, तो मैंने भी आपको 15,000 की बनारसी साड़ी के साथ फोटो खिंचवा दी। फोटो तो आपके फोन में आ गई, देखिए। अब साड़ी की क्या जरूरत, और शगुन के तो 1 रुपया भी बहुत होता है। भाभी, आपने मेरी इतनी बेइज्जती की? अरे दीदी, जब आप दूसरों की इज्जत का कबाड़ा करती हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। आज जब खुद पर बीती तो मिर्ची लग गई है। आपकी देवरानी मिली थी, एक दिन आपके सारे कांड बता रही थी। खैर कोई बात नहीं, पैसे तो बहुत बचाए होंगे आपने। सुनीता पैर पटकते हुए बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। उसका मुंह पूरी तरह लटका हुआ था। माँ जी, देखो ना मेरी भाभी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे 15,000 की साड़ी की फोटो दिखा के हाथ में 20 रुपए की नोट थमा दे। मेरे कोई इज्जत ही नहीं है मायके में। सुनीता, जो बोगी वही काटोगी ना। तूने शीला को 50 रुपए की चूड़ियां दी थी, मौसी के बेटे को 10 रुपए दिए थे। तो अब तेरी भाभी ने तेरे साथ वही किया जो तू सबके साथ करती है। बाबू, मैंने तुझे जिम्मेदारी दी थी कि इस बार बुआ जी के घर सावन का सिंधारा भेजना है, और तूने क्या किया? वो मैंने भेज दिया था माँ जी। तूने बक्से से निकाल कर जीजी के यहाँ वो साड़ी भिजवाई जो 20 साल पहले उनके ही घर से आई थी, साथ में वो संडे के बाजार से लाया हुआ गला हुआ सेब और केला। बेचारी जीजे को कितना बुरा लगा। फोन करके कह रही थी हमने उनकी भिजवाई इतने साल पुरानी साड़ी वापस इसलिए भिजवाई क्योंकि हम उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आज तो तूने सारी हदें पार कर दी बहू। तू बार बार यही धमकी देती है ना तू इस घर के काम छोड़ देगी, तो ठीक है, मैं आज तुझे घर के कामों से आजाद करती हूँ। प्रीति और नेहा, आज से घर की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालोगी। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो सच बात तो यह है कि ऐसे पैसे कमाने का फायदा क्या है कि हम लोग ढंग से पेट भर के खाना भी ना खा सके, घर आए मेहमान को एक कप ढंग की चाय ना मिल सके, और रिश्तेदारी में हमारी थू हो जाए। आप ठीक कह रही माँ जी, मैं भी ऑफिस में अपना मजाक बनवा कर परेशान हो गई हूँ। अब तो मुझे देखते ही ऑफिस में मेरे कलीग बातें बनाने लगते हैं। आप ठीक कह रही हैं, शायद मुझे घर के लिए समय निकालना चाहिए, तो आज ये नौबत ना आती। अरे माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? मेरे होते हुए ये दोनों नौकरी क्यों छोड़ेंगे? इतने सालों का अनुभव सब बेकार हो जाएगा, और फिर अगर घर भी यही दोनों संभाल लेंगे तो मैं घर में बैठकर क्या करूंगी? बस बड़ी बहू, बहुत सेवा कर ली तुमने, अब तुम आराम करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, आज जो मेरी भाभी ने मेरे साथ किया और उसके बाद जो कुछ भी आपने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी कंजूसी की आदत छोड़ने की कोशिश करूंगी, पक्का।